अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। ऑटम 15 कहा था मैंने, दोबारा करिएगा। ओशियानिक केमिकल वाला सवाल कंप्लीट किया था और कहा था दोबारा कर लीजिएगा, तो फिर कल करेंगे। आज मैंने और होमवर्क देना है। है जी, R2 की हाँ है क्लास। हाँ जी हाँ जी, रेवेन्यू वाली क्लास है आज, जो भी R2 में। इस वीक के टेस्ट 6 का सिलेबस ये जॉइंट बाय प्रोडक्ट, जॉइंट और बाय प्रोडक्ट है, वो उसमें वो कवर हो गया है ना, हो जाएगा। मैंने जो सवाल उसमें खुद ही बनाया था, वो उसमें प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट सब डाल दी, न्यू मटेरियल एडिशन। वो मैंने मेनली प्रैक्टिस के लिए बनाया, तो वो 22 को नंबर का बनाया। लेकिन ये टेस्ट 6 का सवाल जिन्होंने टेस्ट नहीं भी देना होता, वो चलो उसको प्रैक्टिस के तौर पे करें, लेकिन करना ज़रूर। मैंने उसमें प्रोसेस 2 डाल के साथ फिर आगे जॉइंट प्रोडक्ट्स डालें। अगले हफ्ते हो जाएगा ना मिड टर्म। हाँ, आपके टेस्ट 1, 2, 3 हुए, फिर उन सबका कंबाइंड असेसमेंट हो गई, फिर टेस्ट 4, 5, 6, अब उनका कंबाइंड मिड टर्म हो जाएगा। है यार, इतना टाइम कहाँ होगा आपके पास, क्योंकि छुट्टियाँ तो नहीं होनी ना उनमें, वो तो ऐसी जैसे एक्स्ट्रा टाइम में टेस्ट देते हैं वही है, तो वो सारा सिलेबस एक हफ्ते में कैसे करेंगे आप रिवाइज। इसलिए टेस्ट 4, 5, 6 का कंबाइंड करूँगा, या उसके बाद भी अगर एक चीज़ और पढ़ा ली, जैसे मार्जिन ऑप्शन पढ़ा लूँगा, ये भी डाल दूँगा। टेस्ट 6 मैंने बताया है जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स का। ऑटम 15 आपने कर लिया और उसमें कुछ नहीं पूछना, और पूछना चाहिए भी नहीं। अगर फिर भी किसी को वो NRV वाले पॉइंट में मसला हो, तो चलो वो एक्स्ट्रा क्लास यूट्यूब पे है ना, दोबारा सुन लेना, वो दोबारा सुन लेना। लेकिन आज होमवर्क एक और सवाल दे रहा हूँ, जॉइंट बाय प्रोडक्ट बेटा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मैंने एक सवाल जो कराया था उसी का एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन होमवर्क दे रहा हूँ, लेकिन वो होमवर्क करेंगे तो डिस्कशन का फायदा है, करना है। होमवर्क है ऑटम 17 क्वेश्चन नंबर 1, ऑटम 17 क्वेश्चन नंबर 1। और इसके अंदर भी वही आईकेप के सोल्यूशन में गलती मौजूद है जो मैंने कल वो 0.95 वाली बात बताई थी, तो इसलिए इसका सोल्यूशन मैंने दिया आपको। ये पेज अभी सबको बांटा है, मिल गया, पहुंच गया एंड तक, नहीं पहुंचा? ये पेजेस बांटे थे, अभी एंड तक पहुंच गए, मिल गया सबको? उसको उधर ही रख देंगे यार, बेटा अपने पास रख लो उसको, ताकि कोई आए ना तो उसको। और आप लोगों के लिए, ऑनलाइन वालों के लिए मैं आपके कोर्स में अपलोड कर रहा हूँ, ये उसका सोल्यूशन दिया आपको। ऑटम 17 यानी सितंबर 17
क्वेश्चन नंबर 1, ये होमवर्क है, ये उस ओशियानिक केमिकल्स के ही स्टाइल का थोड़ा सा एडवांस सवाल था। कर रहे हैं ये, कल फिर इसको डिस्कस करूंगा। पहले चले, मैंने पिछली क्लास में ना एक सवाल शुरू किया था और वो शुरू करते फिर छोड़ दिया था। उसमें मैं एक लाइन आपसे पूछना, मुझे लगता है मैंने इसमें वर्ड ठीक नहीं लिखवाया। मैंने आपको एक फिगर लिखवाई थी, फिक्स्ड एफओएच पर यूनिट, फिक्स्ड एफओएच पर यूनिट 4, 4.5 और 5, हाँ 3, 3.5 और 4। इसके साथ ना ये जो फिक्स्ड एफओएच पर यूनिट कहा था मैंने, इसके साथ ब्रैकेट में लिखे ये OAR पर यूनिट है। ये जो फिक्स्ड एफओएच पर यूनिट की बात करी थी, ये फिक्स्ड OAR पर यूनिट है। फिक्स्ड एफओएच पर यूनिट बताया था मैंने, उसके साथ ब्रैकेट में लिखिए ये फिक्स्ड OAR पर यूनिट है। अभी सवाल पूरा कर लो ना, फिर बताता हूं कि ये एक नोट भी लिखा दूंगा इसके लिए। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, और फिर चैप्टर 10 में क्या कर रहे हैं हम, इन कॉन्सेप्ट्स के तहत बनने वाली इनकम स्टेटमेंट। सवाल एक लिखवाया था और उसके बाद मैंने इनकम स्टेटमेंट बनानी शुरू की थी, तो वो तो खैर एक लाइन ही लिखी थी। शुरू से करता हूं, इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं मार्जिनल से। और ईयर्स थे 3, सेल्स। अच्छा, सेल्स के लिए आपको मैंने यूनिट सोल्ड बताए थे सवाल में और सेल प्राइस बताई थी। तो टोटल सेल्स तक पहुंचने के लिए यूनिट्स सोल्ड इनटू सेल प्राइस। अच्छा, आज तक इतनी सारी कॉस्ट पढ़ ली है, टोटल सेल्स निकालने के लिए यूनिट्स इनटू सेल प्राइस पर यूनिट में कोई एतराज तो नहीं किसी को? नहीं है ना? ईयर 1 में 150,000, ईयर 2 में 108, 500। गर्मी लग रही है। वो हो रही को नहीं? अच्छा, मेरे ख्याल में ना वो ये जो लाइट जा रही है काफ़ी, ये वोल्टेज भी शायद लो है मेरे ख्याल में, तो वो तो फिर नहीं करेगा। चले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, इस वक्त ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1914। सेल्स में से माइनस होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग वालों के मुताबिक, यानी अगर बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है, अगर बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एफओएच। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर बेशक डायरेक्ट के हिसाब से बात है, लेकिन वो वेरिएबल ही होते हैं। क्यों होते हैं वेरिएबल? जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ही टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आएगी, और जितनी कम प्रोडक्शन होगी उतनी ही कम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आएगी। तो मार्जिनल वालों के मुताबिक प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल चीज़ें शामिल हैं। और कॉस्ट ऑफ सेल बताया था क्या होती है कॉस्ट ऑफ सेल? क्या चीज़ है कॉस्ट ऑफ सेल? कि जो नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है कि जो हम बेच रहे हैं वो हमें कितनी कॉस्ट की थी। ट्रेडिंग बिजनेस है तो हमें उसको खरीदना कितना कॉस्ट किया है, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हमें इसको प्रोडक्शन कितनी कॉस्ट की है। मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट के तहत ये सिर्फ वेरिएबल खर्चे ही हैं, इसलिए इसको वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं। और कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये जब मैंने आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ाई थी तब बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड। ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन में सिखाया हुआ है। अगर हमें इनके यूनिट्स पता हो और पर यूनिट कॉस्ट पता हो तो रुपीस तक कैसे पहुंचे? यूनिट्स इनटू पर यूनिट कॉस्ट। और मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाला सवाल अभी रिसेंटली भी आया था, ये पूरा कर लूँ तो वही कराऊंगा, आसान सा सवाल था, वही उसी से शुरू करूंगा इस सवालों की प्रैक्टिस। तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के सवालों में ना हमें 3 वर्किंग्स तो कम से कम करनी पड़ रही होंगी, उसके अलावा फिर हस्बे तौफीक हस्बे जायका वो सवाल के हिसाब से होगा। तो उनमें से एक वर्किंग प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट निकालना, इसका इस्तेमाल होगा इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए। प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट 3 साल हैं, तीनों की अलग अलग है, इसलिए अलग अलग।
अच्छा, सवाल में एक लाइन और लिख रहे हैं, FIFO मेथड फॉलो होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। FIFO मेथड, क्वेश्चन में एक लाइन लिख रहे हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का FIFO मेथड फॉलो होता है। किसके लिए? इनकम स्टेटमेंट पूरी बननी है, एब्जॉर्प्शन की पूरी इनकम स्टेटमेंट बननी है, इसके बाद ये वर्किंग। इनकम स्टेटमेंट पे कितनी जगह लगनी है? किसी को जगह लगनी है, एक पेज लग जाएगा। इनकम स्टेटमेंट है तो एक पेज लग जाएगा बस। तो एक मार्जिनल के लिए, एक एब्जॉर्प्शन के लिए, आगे वर्किंग करना है। एक पेज मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट के लिए, एक पेज एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट के लिए, एक और एक कितने हो गए? 2। बस आपकी कॉस्ट पास है, आपको पता है। दो पेजेस छोड़ते हैं, 2 पेजेस। 2 के बाद क्या आएगा? जबरदस्त, तीसरे पेज पे वर्किंग करना है। डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, मैं करने क्या लगा हूं? करने में ये लगा हूं कि टोटल सेल्स तक कैसे पहुंचे। पर यूनिट सेल प्राइस पता थी, पर यूनिट सेल प्राइस पता थी, तो क्या किया? यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें अगर पर यूनिट कॉस्ट पता हो तो इनके यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल्स तक पहुंच जाएंगे ना। तो मैं वर्किंग में पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहा हूं ईयर 1 में। डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर 6.57, वेरिएबल FOH 4.55, 18, 19, ये 19 तो नहीं है भाई, ये 22। ये कॉस्ट पर यूनिट है, लेकिन किसके लिए? मार्जिनल वालों के लिए। और अगर वर्किंग, क्योंकि हमने सवाल में ना मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन दोनों सॉल्व करने हैं, तो वर्किंग दोनों के लिए है। मार्जिनल के लिए हो गई वर्किंग, एब्जॉर्प्शन के लिए करनी है तो मैं क्या करूं? इसी में फिक्स्ड ऐड करना है, तो फिक्स्ड FOH कर देते हैं 3.54, 21, 23.5, 26। ये पर यूनिट कॉस्ट निकले। इसी वर्किंग को मार्जिनल के लिए भी यूज कर लेंगे, एब्जॉर्प्शन के लिए भी कर लेंगे। है क्या? बस यही कर, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है ना, तो इन चीजों को ऐड कर रहे हैं। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन किस चैप्टर की बात कर रहे हैं? देखते हैं। पर यूनिट कॉस्ट मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के इनकम स्टेटमेंट के सवाल के लिए नॉर्मली 3 वर्किंग्स हम कर रही हुआ करेंगे सवाल में। एक ये पर यूनिट कॉस्ट की, और एक वर्किंग होगी जिस तरह हम प्रोसेस कॉस्टिंग में क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते थे ना, तो वो बात हो रही थी वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स का क्वांटिटी स्केड्यूल। इसके सवालों के अंदर हम फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं, तो हम फिनिश गुड्स का क्वांटिटी स्केड्यूल बना रहे होंगे। ये एक दूसरी जरूरी वर्किंग है। वहां पर क्वांटिटी स्केड्यूल का क्या मकसद था?
एबनॉर्मल गेन तो जरूरी नहीं है, मिसिंग चीजें फाइंड करना, यानी यूनिट का सारा हिसाब किताब सामने आ जाए ताकि मिसिंग बात पता चल जाए। तो यहां पर भी ऐसे ही है कि हमें मिसिंग चीजें पता चल जाए। अब इस सवाल के अंदर यूनिट्स के बारे में क्या क्या है, फिनिश गुड्स के बारे में क्या क्या चीजें पता है, प्रोडक्शन पता है और सोल्ड पता है, और इंफॉर्मेशन यूनिट्स की नहीं है। तो और अगर होता भी कुछ तो क्या होता, ओपनिंग और क्लोजिंग होता। लॉस कोई होगा तो चलो वो भी बता देंगे, लेकिन अभी कोई लॉस की इंफॉर्मेशन है नहीं। तो क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर ओपनिंग फिनिश गुड्स होंगी, प्रोडक्शन होगी, और क्लोजिंग माइनस कर लेंगे तो सेल्स आ जाएंगी। यूनिट्स की बात कर रहा हूं मैं, यूनिट्स। देखें फिनिश गुड्स की सादी सी मूवमेंट यही है, ओपनिंग फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन, क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस कर लेंगे तो सेल्स। वो था वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, मजीद क्या आया, इनपुट माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इज इक्वल टू आउटपुट। बस वहां लॉसेस भी थे, वरना कॉन्सेप्ट तो वही है, ओपनिंग कितने नए आए, क्लोजिंग कितने आउट हो गए। तो फिनिश गुड्स के लिए भी हमें एक तो पर यूनिट कॉस्ट की वर्किंग इन सवालों में जरूरी है, और एक हमें यहां पर फिनिश गुड्स का ही क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना जरूरी है। ईयर 1 में इनमें से क्या क्या पता है, ये भी पता है। ओपनिंग फिनिश गुड्स पता है जीरो, क्यों? क्योंकि मैंने कहा था फर्स्ट 3 इयर्स, तो ओपनिंग नहीं है। प्रोडक्शन कितनी, और ईयर 1 का क्या पता है, सेल्स पता है कितनी, तो क्या पता चल गया, क्लोजिंग भी जीरो। और अगर ईयर 1 का क्लोजिंग जीरो है तो ईयर 2 का ओपनिंग भी जीरो। ईयर 2 का क्या क्या पता है, ओपनिंग पता लग गया, और प्रोडक्शन पता है 40, और क्या पता है, सेल्स पता है। अब देखें क्या मिसिंग है, 700, फिर क्लोजिंग ही होगा। ईयर 3 में क्या क्या पता है, ये इधर ओपनिंग, और क्या पता है, और सेल पता है। ये इस सवाल में जरूरी दूसरी वर्किंग कि आपके पास क्वांटिटी स्केड्यूल पूरा हो। क्वांटिटी स्केड्यूल यानी यूनिट्स लिखे हैं मैंने, लेकिन अब हम यहां पर फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं। तीसरी जरूरी वर्किंग वो एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए, मार्जिनल के लिए नहीं, इसलिए मैं मार्जिनल के लिए अभी इन दो का यूज करूंगा बस। ये लाइन आखिरी नजर आ रही है कैमरे में, ये वर्किंग 2 पूरी नोट करें, फिर इधर इनकम स्टेटमेंट पे आता हूं। नहीं क्या करना है, करने चलो कोई बात। वर्किंग 2 नोटेड। ईयर 1 में ओपनिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट कितनी, 0, क्योंकि ओपनिंग फिनिश गुड्स ही नहीं थे। ईयर 1 में जितने यूनिट्स बने ईयर 1 में, उनकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी, 80, क्योंकि हम मार्जिनल सॉल्व कर रहे हैं ना। और बने कितने, 5000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी आ जाएगी, दिस इनटू 90,000। इसी तरह ईयर 2 में 4200 बने, और एक कितने का बना, 20 का, दिस इनटू 20, 84,000।
तीसरे साल में इतने बने, इतने वाले 121,000। और ये तीनों फिगर्स अलग अलग कैलकुलेट करके दिखाने की बजाय पेपर मार्कर को कहेंगे कि हम यूनिट्स प्रोड्यूस्ड में पर यूनिट कॉस्ट लगा रहे हैं। इसके लिए तुम वर्किंग 2 देख लो और इसके लिए वर्किंग 1 देख लो। ये तीनों ईयर्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई। तीनों ईयर्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी जो यूनिट्स बनाए हैं वो कितने के कॉस्ट किए। अच्छा, यहां पर मेरे एज अ स्टूडेंट ध्यान में तो सवाल बनता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन में पढ़ाई थी तब तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, FOH, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, वो सब ऐड करके बनाई थी। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जब मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पढ़ाया था ना, तो तब ये किया भी था 2-3 सवालों के अंदर, बोर्ड पे भी किए थे उसमें से 2। तो तब डाटा टोटल का दिया हुआ था, अब डाटा ही नहीं है। अब डाटा ही सिर्फ इतना है कि एक यूनिट इतना कॉस्ट कर रहा है और इतने यूनिट्स बनाए। देखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालने का उस तरह का डाटा ही नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि इतने यूनिट्स बने हैं, इतने का एक कॉस्ट किया है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई। जाग रहे हैं? ईयर 1 का क्लोजिंग नहीं, ईयर 2 का ओपनिंग नहीं है, ओपनिंग नहीं है। ईयर 2 का क्लोजिंग कितना है? 700। ये जो 700 है, ओपनिंग चूंकि 0 है तो ये 700 इन्हीं में से ही बचे हुए हैं। तो ये 700 भी कितने वाले हैं? 20 वाले। तो 700 इंटू 20 14,000। ये क्लोजिंग है तो इधर ओपनिंग बन गया। ये बात जिनको समझ नहीं आई, चलें ईयर 3 वाली बात समझ लें, फिर आ जाए शायद। ईयर 3 का क्लोजिंग स्टॉक कितना? 400 यूनिट्स। अब ये 400 यूनिट्स इनमें से हैं कि इनमें से हैं कि मिल मिला के हैं? FIFO मेथड का मतलब है कि वो इनमें से हैं, यानी ये 400 भी 22 वाले हैं। ठीक है, तो 400 इंटू 22 8800। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर्स आपके सामने हैं। इनमें से किसी फिगर में कोई मुश्किल परेशानी है तो बताएं। और पेपर मार्कर को हम ये कह रहे हैं कि हमने क्या किया कि यूनिट्स जो तुम्हें वर्किंग 2 में नजर आ रहे हैं उसको पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया है। ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स, नहीं, यस नहीं है, ज्यादा आसान है, सोच के परेशान हो रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स 90, इधर 70, इधर 126 270। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं तो क्या आता है? क्या होता है वो? ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट बिल्कुल होता था, लेकिन सेल्स में से सारी कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट है। अभी हमने तो माइनस ही सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल की है, क्योंकि ये है ही कॉन्सेप्ट मार्जिनल वाला, इसलिए इसका जो आंसर आता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं कहते। एक नया नाम सिखा रहा हूं अभी, उसको कहते हैं ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स पूरी हम नहीं माइनस कर रहे, क्योंकि यहां पर लिए ही सिर्फ वेरिएबल खर्चे हैं। फैक्ट्री के फिक्स खर्चे होंगे, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि नहीं, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में नहीं डालने।
वेरिएबल कॉस्ट से। इसलिए जो आंसर आता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं कह रहे होते, उसको कहते हैं ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। नाम है कंट्रीब्यूशन, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन कहते हैं इसको। बाकी इस कंट्रीब्यूशन को हम लोग मजीद तफसील से पढ़ेंगे कि कंट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं, कंट्रीब्यूशन क्या है, सीवीपी पढ़ाऊंगा। तो सीवीपी वापस आगे इंशाल्लाह। आ जाऊंगा इंशाल्लाह। हाँ 60,000। अच्छा 38 ये ग्रॉस कंट्रीब्यूशन है। अच्छा सेल में से पूरी कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं तो क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट तक कैसे पहुंचते हैं, एडमिन सेलिंग खर्चे माइनस करके। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसमें से मजीद आगे एडमिन सेलिंग खर्चे माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट तक पहुंचते हैं। सेल्स में से अभी हमने वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस की है तो आंसर आया ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। अगर मैं नेट कंट्रीब्यूशन तक पहुंचना चाहूं, मेरी बात दोबारा सुने, वेरिएबल का वर्ड छोड़ते हैं, पुरानी इनकम स्टेटमेंट जो बचपन में सीखी है या अभी कुछ अर्सा पहले इंट्रो अगर नहीं पढ़ी तो, सेल्स में से पूरी कॉस्ट ऑफ सेल माइनस तो ग्रॉस प्रॉफिट, फिर एडमिन सेलिंग भी माइनस तो नेट प्रॉफिट। यानी ग्रॉस और नेट के अंदर फर्क किस बात का आ रहा है, एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस का। एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस से मुराद है ऑफिस के एक्सपेंसेस जो इनकम स्टेटमेंट की शक्ल में आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से लिखते हैं ना, वो। सेल्स में से सारी कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस तो ग्रॉस प्रॉफिट, उनमें से सारे एडमिन एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस तो नेट प्रॉफिट। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल माइनस तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। नेट कंट्रीब्यूशन तक कैसे पहुंचूं, एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस सारे, सिर्फ वेरिएबल वाले, तो इसमें से लेस किया जाता है वेरिएबल एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस। सवाल में है कहीं? अच्छा सवाल में मैंने वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट नहीं बताई, तो वो है ना वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस। कितनी है तीनों साल में? इनटू क्या करो, इनटू यूनिट्स सोल्ड के प्रोड्यूस, सोल्ड क्योंकि हम सेलिंग खर्चों की बात कर रहे हैं तो इनटू यूनिट्स सोल्ड। ईयर 1 में सोल्ड थे 5,000 तो इनटू 2 10,000। ईयर 2 में सोल्ड थे 3,500 तो इनटू 2 7,000। ईयर 3 में सोल्ड हैं 5,800 116W। इसका जो आंसर होगा वो होगा नेट कंट्रीब्यूशन 3153600। ये है नेट कंट्रीब्यूशन। वो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है ना, ग्रॉस पहले अलग से देखा जाता है फिर बाद में माइनस करके नेट तक पहुंचते हैं। इनकम स्टेटमेंट में इससे नहीं, वैसे जो पहले पढ़ी है, सेल्स में से सारे खर्चे माइनस करके सीधा नेट प्रॉफिट ही क्यों नहीं निकाल लेते? एक फॉर्मेट है कि सेल्स में से पहले कॉस्ट ऑफ सेल माइनस होती है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, फिर मजीद एक्सपेंसेस माइनस होते हैं तो नेट प्रॉफिट निकलता है। इसी तरह से इसका भी फॉर्मेट है। मार्जिनल कॉस्टिंग अगर बिजनेस फॉलो करता है तो उसकी इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट है। अच्छा, अगर किसी को लग रहा है कि पहला तो ऐसे हमने कभी नहीं पढ़ा, तो हाँ अब नया सिखा रहा हूं ना, तो एक नई चीज है, ये एक नई चीज है जो आपने अगर इंट्रो में पढ़ी है इनकम स्टेटमेंट की शक्ल, तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो दुनिया वालों के लिए, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए हो रही होती है। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहां पर वो रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं जो मैनेजमेंट अपने लिए डिस्कशन के लिए बना रहे होते हैं। तो इस चैप्टर 10 में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो मैनेजमेंट के लिए इनकम स्टेटमेंट बननी है, मार्जिनल होती हो तो क्या बनता होगा, एब्जॉर्प्शन फॉलो करते हैं तो क्या बनता है, ये पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। क्या जी समझ नहीं आई? आप बेशक अभी भी ना बनाए, आगे फ्यूचर में प्रैक्टिकली इस फेज में आओगे, फील्ड में तो बना रहे होंगे, नहीं आओगे तो नहीं बना रहे होंगे।
अच्छा अभी इस वक्त ये जो यहाँ अभी तक आंसर निकला है ये नेट प्रॉफिट है, नेट कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट है तो नेट प्रॉफिट भी आना चाहिए। यहां से अगर नेट प्रॉफिट तक पहुंचना हो तो अभी मजीद क्या है जो माइनस नहीं हुआ? फिक्स्ड खर्चे। अच्छा फिक्स्ड खर्चे दोनों, एफओएच भी माइनस होने रहते हैं अभी और एडमिन सेलिंग भी माइनस होने रहते हैं, तो इसलिए इसमें से लेस कर देंगे फिक्स्ड खर्चे, लेस फिक्स कॉस्ट। अच्छा मैंने ना इसको पूरा तो यही करना है, लेकिन आखिरी लाइन में उन लोगों को नजर नहीं आए, शायद कैमरे में आ ही जाए शायद, इसलिए मैं बता भी रहा हूं। इसके नीचे अब मैं 2 लाइनें लिखने लगा। फिक्स खर्चे कौन कौन से हैं इस सवाल में? एफओएच भी है और एडमिन सेलिंग भी है, तो वो दोनों ही हैं, एफओएच है और एडमिन और सेलिंग है। एफओएच कितने हैं? अच्छा ये जो इस वक्त सामने इनकम स्टेटमेंट बन रही है ये फॉर द ईयर 1 2 3, तो सारा कुछ एक्चुअल ही है ना, ये एक्चुअल डाटा है ना सारा। तो मैंने आपको फिक्स्ड एफओएच एक्चुअल बताए थे, तो वो यही हैं जो टोटल इन ईयर्स में हुए हैं। कितने एफओएच? 14,800, 16,200, 15,500 और एडमिन सेलिंग 7,000। अब जो फाइनल आंसर आएगा वो हाँ नेट प्रॉफिट है। सेम किससे? किससे सेम? नहीं सेम नहीं आएगा। आखिरी लाइन अगर नहीं पढ़ी जा रही, मैंने नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है। थ्री 0 2 0 0 9 3 0 0 3 1 1 जी। अभी थोड़ी देर तक मिलेगा इसका जवाब। क्या जी? मैंने अभी कहा, बताता हूँ थोड़ी देर। एब्जॉर्प्शन बना लूँ ना फिर बताता हूँ। यहाँ तक देख लीजिए सारी कैलकुलेशंस, और इनमें कोई एतराज़ है तो पूछें, फिर मैं एब्जॉर्प्शन बनाता हूँ। सेल्स कितनी है इसका मार्जिनल एब्जॉर्प्शन से कोई ताल्लुक नहीं। सेल्स तो सेल है, ये तो यही है 150 108 500 191 400। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत
फैक्ट्री के सारे खर्चे, यानी ये भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बन गया। तो अब जो कॉस्ट ऑफ सेल है ये पूरी मुकम्मल कॉस्ट ऑफ सेल है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। Cost of sales, opening finished goods, cost of goods manufactured और closing finished goods। ईयर 1 में ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालते हैं। इतने यूनिट्स बने और हम एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं। एक यूनिट कितने का? 21 का, यानी 5000 इंटू 21 105,000। ईयर 2 में इतने यूनिट्स बने और एक 23.5 का 98,700। ईयर 3 में इतने यूनिट्स बने और एक इतने का 143,000। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है ना, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वालों के मुताबिक ये पर यूनिट कॉस्ट है प्रोडक्ट की, तो जितने यूनिट्स बन रहे हैं उनको मल्टीप्लाई। ईयर 1 में क्लोजिंग कोई नहीं है तो ईयर 2 का ओपनिंग कोई नहीं है। ईयर 2 में ये जो 700 यूनिट्स बचे हुए हैं ये कितने वाले हैं? 23.5, दिस इनटू दिस 16450 और ये क्लोजिंग है तो इधर ओपनिंग। और FIFO मेथड है इसलिए ये 400 किन में से हैं? इनमें से, यानी ये 400 भी 26 वाले हैं। 10400। $105 822 50 149 45,000 जी 26250 42350। अब चूंकि पूरी कॉस्ट ऑफ सेल माइनस है इसलिए इस आंसर को क्या कहेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। चलो यहां तक नोट करें, फिर अगली बात समझाता हूं।
यहां तक पहुंचे भाई जल्दी, सारे पहुंचे? अच्छा अब मैंने यहां पर अभी एक वर्किंग ऑन करनी है, इस सवाल की जो टोटल जगह चाहिए वो बता रहा हूं। एक वर्किंग ऑन होनी है और ये 1 2 3 और 3 लाइनें होंगी इसमें, बस एक वर्किंग ऑन आनी है और पार्ट बी करना है। पार्ट बी मैंने क्या लिखवाया था? रिकन्सिलिएशन। वो भी कुछ 5-6 लाइनें ही हैं, इतनी बड़ी इनकम स्टेटमेंट नहीं है, 5-6 लाइनें हैं, ईयर 1 2 3। इतनी जगह रख के आगे ना कुछ नोट्स लिखें। इस चैप्टर में मैं आपको कुछ 6-7 नोट लिखाऊंगा। अभी इस वक्त जो बता रहा हूं मैं फिर बता रहा हूं, ये इनकम स्टेटमेंट बननी है, इस पे पेज लगेगा जो आपने पहले 2 पेज छोड़ लिए थे। फिर वर्किंग है जी, बता रहा हूं दोबारा बता रहा हूं। 1 पेज 2 पेज, तीसरे पे वर्किंग। अब इन तीसरे पे 2 वर्किंग कर चुके, मैंने इतनी ही एक और करनी है। फिर उसके बाद पार्ट बी करना है। पार्ट बी में भी ऐसे ही बस 5-6 लाइनें ही लगनी है। ये टोटल इस साल का फैला हुआ है। अब इसके बाद नोट्स लिखवा रहा हूं इस चैप्टर के लिए, जिसमें अभी 1-2 बातें बता रहा हूं, फिर आगे इसमें और बढ़ जाएंगी बातें। एक नोट ये लिख लें कि ये जो हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं ना प्रोडक्ट की, ये जो पर यूनिट प्रोडक्ट की कॉस्ट है, इसमें ये जो अच्छा ये हम सब ये जो सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ये साल का एंड आ गया है और सारा एक्चुअल डाटा है। ये आपको बजटेड डाटा होता है, एक्चुअल डाटा है। तो ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट है, इसमें ये 3 लाइनें तो एक्चुअल फिगर्स ही हैं, लेकिन जो फिक्स्ड प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बना रहे हैं ये फिक्स्ड OAR है, नहीं बजटेड नहीं, ये फिक्स्ड OAR पर यूनिट है। नोट दोबारा सुने, जब हम इस चैप्टर के सवालों में पर यूनिट कॉस्ट की वर्किंग कर रहे हैं तो ये जो मटेरियल लेबर और वेरिएबल एफर्ट्स की लाइन है, ये तो एक्चुअल फिगर्स फॉर द ईयर ही होंगी, जो मैंने आपको सवाल में खुद बता दी थी। आगे हमें कैलकुलेट भी करनी पड़ सकती है, लेकिन जो फिक्स्ड FOH वाली लाइन है इस वर्किंग के अंदर, ये क्या फिगर होगी इस साल का? एक्चुअल फिक्स्ड FOH पर यूनिट है, नहीं, फिक्स्ड OAR रुपीस पर यूनिट। पहला नोट बताया है कि इस चैप्टर के सवालों में जब हम ये पर यूनिट कॉस्ट की वर्किंग करेंगे तो मटेरियल लेबर वेरिएबल FOH जो लाइन एक्चुअल फिगर्स फॉर द ईयर है, लेकिन इस वर्किंग में ये वाली लाइन जो है फिक्स्ड FOH वाली, ये 3, 3.5, 4 रुपए, ये क्या है? ये हर ईयर का फिक्स्ड OAR पर यूनिट होगा। शुरू से सुन लें। इस चैप्टर के क्वेश्चन में जब हम ये वाली वर्किंग कर रहे हैं प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट, तो चूंकि ये 3 लाइनें जो यहाँ लिखी नजर आ रही हैं, ये सब तो एक्चुअल फिगर्स हैं फॉर द ईयर, क्योंकि साल के एंड पे तो कर रहे हैं सारा काम। लेकिन ये जो लाइन है, ये फिक्स्ड OAR पर यूनिट की फिगर यहां लिखनी है। स्प्रिंग 22 का पेपर है आप लोगों के पास ना? हाँ, तो मैंने उसका 5 पेपर की प्रैक्टिस में उसी से शुरू करूंगा। लेकिन इस वर्किंग में ये जो फिक्स्ड FOH के सामने फिगर लिखी हुई है, ये फिक्स्ड OAR पर यूनिट की फिगर है। इसको मजीद क्या एक्सप्लेन करना है मैंने? क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब मैंने आपको OAR का चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था ना, तो ये बात तब उसके इंट्रोडक्शन में बताई थी कि बिजनेस को साल के एंड का इंतजार नहीं करना होता, वो साल के, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये वाली, ये साल के शुरू में भी हो सकती है एस्टिमेट, इनके बारे में साल के शुरू में भी अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन ये फिगर साल के शुरू में हमें एग्जैक्ट नहीं पता होती। ये जब मैंने ओवरहेड्स का चैप्टर शुरू किया था तब की बात कर रहा हूँ, तो तब OAR का इंट्रोडक्शन ये दिया था कि हम साल के शुरू में फिर एक अंदाजा जुगाड़ लगा के ₹1 पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल सकें। ये रीजन है इसका। टोटल के लिए नहीं था यार, है? हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो बात तो मैंने वेरिएबल और फिक्स्ड अलग अलग करके तो नहीं कही थी, मैंने तो बस ओवरहेड्स की बात की थी। लेकिन इस चैप्टर में ना, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के चैप्टर में
चीजें डिस्कस ही मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन के कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं, तो मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फर्क ही किस चीज का है? फिक्स्ड ओवरहेड का। इसलिए फिक्स्ड के लिए ओआर यूज हो रहा है इसमें सिर्फ। ये जो हम लोग मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इस चैप्टर में हम सिर्फ ये इनकम स्टेटमेंट्स बनाना सीख रहे हैं। इसके लिए मैनेजमेंट क्या क्या रूल फॉलो कर रही होती है, अगर वो अब्जॉर्प्शन और मार्जिनल के हिसाब से चलना चाह रहे हो, वो बता रहा हूं। ये बातें मेनली इस चैप्टर के लिए हैं, क्योंकि इस चैप्टर में मार्जिनल अब्जॉर्प्शन के फर्क ही मेनली फिक्स्ड ओवरहेड्स का है, इसलिए सिर्फ फिक्स्ड के बारे में ये बात कही कि ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट में फिक्स्ड एफओएच की लाइन लिखी हुई है, ये एक्चुअल एफओएच पर यूनिट लिखा हुआ है, फिर ये फिक्स्ड ओएआर पर यूनिट है जो यहां लिखा है जी। एक्चुअल पता चल गए होंगे, लेकिन इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने के लिए, जैसे मैंने ये निकाली है, ये मैंने इन्वेंट्री की वैल्यू निकाली है ना, इसमें फिर भी फिक्स्ड ओएआर ही यूज होगा। प्रोडक्ट की कॉस्ट में ओएआर है, प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ के आए हैं अभी, उसमें भी वर्क इन प्रोसेस में कौन सा ओवरहेड डेबिट हो रहा होता है? अप्लाइड के एक्चुअल? अप्लाइड। इसमें मैंने सिर्फ इतना फर्क किया है कि फिक्स्ड को इसके साथ रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मेनली मसला ही फर्क ही फिक्स्ड ओवरहेड्स का है। वरना पहले भी हमने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ी है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ी है, तो उसके अंदर ओवरहेड अप्लाइड यूज हो रहे होते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर। प्रोसेस कॉस्टिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में डेबिट, एक्चुअल एफओएच हुए हैं कि अप्लाइड? तो अप्लाइड ओआर से ही निकले होते हैं ना, यानी पर यूनिट कॉस्ट के अंदर जो ओवरहेड की लाइन है वो ओएआर की लाइन है। इस चैप्टर में ये ज्यादा शर्त के साथ हो गई कि ये सिर्फ फिक्स्ड के लिए हो रहा है। ये नोट लिखने को कहा था, लिख लिया। क्या जी? फिक्स कॉस्ट क्यों माइनस की है? अभी मिलता है जवाब। ये नोट लिख लिया है? तो इसका मतलब है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्चुअल में कोई होंगे ही नहीं, हम बस ओआर को यूज करेंगे। एक्चुअल होंगे। जब हमने इनकम स्टेटमेंट अल्टीमेटली साल के एंड पे बनानी है, तो नेट प्रॉफिट तो एक्चुअल वाला ही चाहिए कि नहीं? एक्चुअल वाला चाहिए। मार्जिनल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए इसमें से ये लाइन तो हमने यूज ही नहीं की। मार्जिनल कॉस्टिंग को सॉल्व करते हुए ये फिक्स्ड ओआर की लाइन यूज की है, क्योंकि हमने बस यहां तक यूज किया। तो अगला नोट ये लिख लीजिए कि फिक्स्ड ओआर पर यूनिट का मार्जिनल कॉस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग से सॉल्यूशन करते हुए फिक्स्ड ओआर का कोई काम नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए फिक्स्ड ओएआर का कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि ओएआर बनता ही क्यों है? ओएआर का कॉन्सेप्ट ही क्यों आया है कि साल के शुरू में हम प्रोडक्ट कॉस्ट में एक जुगाड़ लगा के ओवरहेड का पोर्शन डाल सकें। तो जब मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा ही नहीं है फिक्स्ड ओवरहेड, तो मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करने वाले फिक्स्ड ओएआर करते होंगे कैलकुलेट? नहीं। इसलिए फिक्स्ड ओएआर का मार्जिनल कॉस्टिंग की कैलकुलेशन से कोई लिंक नहीं। और इस नोट को मैं भी और पूरा भी करवाऊंगा। मार्जिनल कॉस्टिंग बनाते हुए हम लोग इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं और एंड रिजल्ट क्या निकाल रहे हैं? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो क्या इस इनकम स्टेटमेंट में फिक्स्ड ओवरहेड्स को एज एन एक्सपेंस भी नहीं लेना? इनकम स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट निकालना है, तो क्या इस फैक्ट्री के ओवरहेड है ही नहीं? है, बस उनको प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल नहीं किया था, इसलिए नीचे अलग से माइनस कर दिया। लेकिन किसको माइनस करेंगे? जो इस साल के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, या कोई अप्लाइड की फिगर निकाली है एक्चुअल, तो इसलिए यहां से एक्चुअल माइनस कर दी। ये एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड माइनस किए हैं यहां से, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग है तो क्या बिजनेस का एक्सपेंस तो है ना, तो उसको एज एन एक्सपेंस यहां से माइनस कर दिया ताकि नेट प्रॉफिट तक पहुंचे। ओके, अच्छा जी, अब यहां पर आते हैं। अभी इस वक्त ये एब्जॉर्प्शन है, मैं एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूं। अभी इस वक्त ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिखी हुई है, ये 105, 98,700, चलो 98,700 बताता हूं। ये फिगर कैसे कैलकुलेट हुई? 98,700 कैसे कैलकुलेट हुआ? 4200 इंटू 23.5
इस 4200 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये फिगर बन गई, ऐसे ही है। इस फिगर के अंदर अगर हम 23.5 से 4200 को मल्टीप्लाई करने की बजाय दिस इंटू 4200, दिस इंटू 4200, दिस इंटू 4200, दिस इंटू 4200 और चारों को ऐड कर दें तो ये 98,700 ही आएगा। इनको जब इंटू 4200 करेंगे तो ये तो सब एक्चुअल फिगर्स ही हैं, लेकिन जब इसको इंटू 4200 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? अप्लाइड फिक्स्ड एफओएच। देखें अभी ये 98,700 कैसे निकला है? 4200 इंटू 23। मैंने ये कहा कि अगर हम 4200 इंटू 9, 4200 इंटू 6.5, 4200 इंटू 4.5, 4200 इंटू 3.5 करके इनको ऐड करें तो भी 98,700 ही बनेगा, क्यों नहीं? कसम से बनेगा, ऐसे ही बनेगा। ये वाला पोर्शन 98,700 का, ये वाला पोर्शन अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड है। क्यों? क्योंकि हमने OAR को यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो अप्लाइड है। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड अभी इस वक्त इनके अंदर शामिल है। इन तीन फिगर में अभी अप्लाइड एफओएच है, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड। अगर हमने इसमें अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स ही बस शामिल रहने दिया, फिर जो नीचे नेट प्रॉफिट निकलेगा वो एक्चुअल नेट प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल नेट प्रॉफिट तो तब निकलता जब एक्चुअल खर्चे माइनस होते। अगर इसमें अभी हमने अप्लाइड फिक्स्ड एफओएच ही रहने दिया तो जो फाइनल नेट प्रॉफिट निकलेगा वो सही नहीं होगा। सही कैसे निकलेगा? एक्चुअल माइनस होंगे। चलो अप्लाइड लिख लिए, एक्चुअल तक पहुंचाने के लिए एक काम और कर लेते हैं, अंडर ओवर अप्लाइड एडजस्ट कर देते हैं। देखें एक्चुअल और अप्लाइड का फर्क अंडर ओवर अप्लाइड है। तो अगर हम अप्लाइड में एक्चुअल है 100, अप्लाइड है 92, तो 8 क्या है? अंडर अप्लाइड। मैंने कहा कि अगर अप्लाइड के अंदर हम ये एडजस्ट कर दें तो एक्चुअल तक पहुंच जाएगी ना बात। अभी इस वक्त ऊपर क्या इंक्लूडेड है? अप्लाइड फिक्स्ड एफओएच। अगर हम अपनी इस कैलकुलेशन के अंदर अंडर ओवर अप्लाइड की भी कोई ना कोई प्लस माइनस कर दें तो हमारी इनकम स्टेटमेंट को वो फिक्स्ड एफओएच तक कन्वर्ट कर देगा। ये नोटेड? वर्किंग 3 अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड एफओएच। हर साल का अप्लाइड कैसे कैलकुलेट करूं? फिक्स्ड OAR पर यूनिट को यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, अप्लाइड का फार्मूला OAR पर यूनिट इंटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ये अप्लाइड का फार्मूला पढ़ा हुआ है जिंदगी में कभी? ईयर 1 का OAR 3 इंटू यूनिट प्रोड्यूस्ड, ईयर 2 का फिक्स्ड OAR इंटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ईयर 3 का फिक्स्ड OAR इंटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। 15,000 14 डबल 4 इंटू 5500। ये अप्लाइड फिक्स्ड एफओएच की शक्ल देख लें सारे, अगर कोई नहीं समझ आई तो वो अप्लाइड फिक्स्ड एफओएच डन। एक्चुअल कितने? 14,800, 16,200, 15,500,
प्लस माइनस के साइन का कोई मसला नहीं है, आप चाहे इसको नेगेटिव कर लें चाहे इसको नेगेटिव कर लें। पॉइंट ये है कि अगर अप्लाइड एक्चुअल से ज्यादा है तो, अगर अप्लाइड ज्यादा है तो ओवर अप्लाइड, अगर आपने इसको ब्रैकेट लगाने तो इसको ब्रैकेट लगा के इसको पॉजिटिव कर लें। एग्जामिनर को इससे मसला नहीं कि आप ब्रैकेट किसको लगा लें, बेशक ओवर को ब्रैकेट लगा लें, इसको पॉजिटिव रख दें, बस ये क्लियर होना चाहिए कि अंडर कौन सा और ओवर कौन सा है। तो इसमें क्या है, ओवर, इधर 1500 अंडर अप्लाइड, 6500 ओवर अप्लाइड। अगर हमने सवाल सॉल्व करते हुए इसको डिफाइन किया होता ना ऐसे, हम एग्जामिनर को बता रहे होते कि यहां जो तुम्हें चीज ब्रैकेट लगी नजर आए वो ओवर है, जो विदाउट ब्रैकेट नजर आए वो अंडर है, फिर हम इधर ब्रैकेट लगा देते, इधर ब्रैकेट लगा देते। मैंने अभी 12 ऐसे सॉल्व किया, ये वर्किंग 3 है। क्या पूछना चाह रहे, बस चलते रहो इंशाल्लाह। अभी एक नोट लिख रहे थे, क्या लिखा था, फिक्स्ड OAR पर यूनिट मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए इररिलेवेंट है, इसीलिए मार्जिनल कॉस्टिंग का अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड एफओएच से भी कोई काम नहीं है। इसीलिए मार्जिनल कॉस्टिंग में अंडर या ओवर अप्लाइड फिक्स्ड एफओएच का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है? जब मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड OAR ही कोई चीज नहीं है तो फिर अप्लाइड क्या होगा? जो अप्लाइड ही कुछ नहीं होगा तो अंडर ओवर अप्लाइड का क्या कॉन्सेप्ट है? अभी जो आपने पॉइंट नोट लिखा था ना कि मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए फिक्स्ड OAR का कोई काम नहीं है, इसीलिए मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए अप्लाइड और अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड एफओएच का भी कोई काम नहीं। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग अगर यूज हो रही है तो फिक्स्ड OAR कोई चीज नहीं है, अप्लाइड फिक्स्ड एफओएच कोई चीज नहीं है, अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड एफओएच कोई चीज नहीं है। यार अगर अल्फाज याद करेंगे ना, कोई की बात करने क्या था, कोई चीज का था, चीज बात समझा करें और अपने आप को समझाया करें। मैं जो चीजें आपको खुद अंग्रेजी लिखवाता हूं, मैं हर चीज की अंग्रेजी लिखवा सकता हूं, लेकिन आपको साथ साथ ट्रेनिंग भी करनी है, आप इस काबिल भी हो कि अपनी चीजें नोट डाउन कर सकें। तो इसलिए मिला जुला के चलता हूं, कुछ लिखवा देता हूं और कुछ आपको कहता हूं लिखने को। फिर समझा रहा हूं जिनको अभी तक अल्फाज समझ नहीं आ रहे। मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो होती हो तो फिक्स्ड OAR एक इररिलेवेंट चीज है। इसी वजह से फिक्स्ड ओवरहेड अप्लाइड और फिक्स्ड ओवरहेड अंडर ओवर अप्लाइड, इनका भी मार्जिनल कॉस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। एक बार फिर, फिक्स्ड OAR, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड, अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड, इन तीनों नामों का मार्जिनल कॉस्टिंग में वजूद नहीं। बस ये कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। बस अभी इस वक्त जो यहां रिकॉर्डेड है वो इनमें से क्या है? अप्लाइड। अभी इस वक्त इस लाइन के अंदर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड इंक्लूडेड है, जबकि नेट प्रॉफिट तब सही निकलता, इवन के ग्रॉस प्रॉफिट सही तब निकलता जब एक्चुअल एफओएच लेते। तो चलो ठीक है, जो निकल आया सो निकल आया, इसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं। प्लस करूं कि माइनस करूं? हाँ जी, ओवर है तो ऐड करते हैं, अंडर है तो लेस करते हैं। बेशक बाद में ऐसे ही याद कर लीजिएगा, लेकिन एक बार समझ लें, ईयर 1 में क्या है? ओवर अप्लाइड है, अंडर अप्लाइड है? ओवर अप्लाइड है। ओवर अप्लाइड है। ओवर अप्लाइड का मतलब है कि अप्लाइड एक्चुअल से ज्यादा है। कॉस्ट ऑफ सबर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में एक ज्यादा फिगर रिकॉर्ड हो गई या कम? ज्यादा रिकॉर्ड होने से कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा,
कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में क्या शामिल है? अप्लाइड। ईयर 1 में अप्लाइड एक्चुअल से ज्यादा है, तो अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में एक ज्यादा फिगर शामिल है, इसीलिए कॉस्ट ऑफ सेल में भी ज्यादा ही है। ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया तो ऐड कर दें, यानी यही साइन यहां भी लग जाएंगे। कोई बात नहीं, वो पीछे अंडर ही लिखा रहने, ना काटें आप। अंडर नेगेटिव कर दें, ओवर प्लस कर दें। ईयर 1 के अंदर अप्लाइड ज्यादा है, यानी एक ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्डेड है। चलो इसी से डायरेक्ट में जीपी पे आ जाता हूं। एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्डेड है तो प्रॉफिट, इसलिए प्रॉफिट को बढ़ा देते हैं, 200 से बढ़ा देते हैं। अंडर अप्लाइड का मतलब है एक्सपेंस कम रिकॉर्डेड है तो प्रॉफिट ज्यादा आया हुआ है, माइनस कर दें। ये है एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट, 45 200, 24750, 48850। इनकम स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए और क्या रह गया? एडमिन सेलिंग माइनस कर देते हैं, लेस एडमिन एंड सेलिंग। दो तरह की हैं, एक वेरिएबल है और एक फिक्स्ड है। वेरिएबल मिटा दी, ये वेरिएबल, ये है ना एडमिन सेलिंग, 10,000 और आगे 7,000, 11,600। और फिक्स कितनी है? 5,000, 6,000, 7,000। नेट प्रॉफिट 11 30। अब यहाँ से इंशाल्लाह कल बात करते हैं कि ये फ़र्क दोनों में क्यों आया और रिकन्सिलिएशन क्या करनी है? कल इंशाल्लाह बात करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह।